सुनील, बड़ी इंपॉर्टेंट आज अनाउंसमेंट्स की गई हैं खुसरो बख्तियार साहब की जानिब से। ये एग्जैक्टली ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है, एनालिटिकली इसको बताइएगा। रजिस्ट्रेशन के हवाले से और ऑन के ऊपर जो गाड़ी बिकती है उसके हवाले से भी अनाउंसमेंट्स की गई हैं, उसकी जरा कुछ तफसीलात बताइए। करोला और इस वक्त जो सिविक है, अगर सिर्फ हम उसकी बात करें, व्हाट डू हाउ मच डू यू थिंक, ऑब्वियसली इट्स नॉट अ फाइनल प्राइस, लेकिन हाउ मच डू यू थिंक इनकी प्राइसेस कम होने वाली है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, खुशखबरियां हैं और खुशखबरियां आई हैं ऑटो सेक्टर से और हुकूमत की जानिब से। जो है, अगर कोई अच्छा काम हो तो हमेशा उसकी हमें तारीफ भी करनी चाहिए। और ख़बर यह है कि नई ऑटो पॉलिसी का ऐलान किया गया है, जिसकी वजह से तमाम गाड़ियों की कीमतें, तकरीबन तमाम गाड़ियों की कीमतों के अंदर काफ़ी बड़ा जो है वो डिस्काउंट आने जा रहा है, कीमतें कम होने जा रही हैं। और ये पॉलिसी है क्या, इससे क्या फ़वायद हासिल होने वाले हैं, और इससे आप अगर गाड़ी लेने का फैसला कर रहे हैं तो आपको क्या क्या मालूम होना चाहिए, ये बड़ा ज़रूरी है। इसीलिए आज हमने दावत दी है पाक व्हील्स के जो को फाउंडर हैं सुनील मंज, हमेशा हमें पहले भी ज्वाइन करते रहे हैं, वो फिर आज एक दफ़ा फिर हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील से ये सारी तफसीलात जानते हैं। बहुत शुक्रिया सुनील आपका। सुनील, बड़ी इंपॉर्टेंट आज अनाउंसमेंट्स की गई हैं खुसरो बख्तियार साहब की जानिब से, और कार ऑटो सेक्टर जो है उसके लिए कहा गया है कि जनाब बड़ी मराहत आ रही हैं और गाड़ियां जो है वो सस्ती होने जा रही हैं। ये एग्जैक्टली ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है, एनालिटिकली इसको बताइएगा जरा। शुक्रिया मंसूर इनवाइट करने के लिए। यार मेरे ख्याल से बहुत अच्छी पॉलिसी है। जिस तरह मैं पहले भी आपको बताता रहा हूँ कि पाकिस्तान में आज तक सिर्फ एक ऑटो पॉलिसी आई थी कॉम्प्रिहेंसिव, जो कि 2016 से 21 की थी। और ये गवर्नमेंट जब से आई है तो ऑटो पॉलिसी की काफी बातें हो रही थी कि नई ऑटो पॉलिसी बनाई जाएगी, इलेक्ट्रिक गाड़ियों को मराहत दी जाएंगी। और हम हमेशा बात करते कि गाड़ी सस्ती होगी, तो मैं आपसे यही कहता था कि गवर्नमेंट को उसमें अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, बिकॉज मेजर पोर्शन जो गाड़ियों की प्राइस में वो टैक्स का है। सो अल्हम्दुलिल्लाह देर है दुरुस्त है वाली बात है, बट मेरे ख्याल से बहुत अच्छी पॉलिसी है। और उसके अंदर मैं आपको अगर स्टेप वाइज बताना शुरू करूं, क्योंकि जब से बजट आया था तो काफी कंफ्यूजन थी मार्केट में। कोई कह रहा था कि जी ये गाड़ी सस्ती होगी, ये इंपोर्ट खुल जाएगी, इलेक्ट्रिक को ये हो जाएगा, बट उसमें सिर्फ 850 सीसी गाड़ी को रिलीफ मिला था। अब जो है ऑटो पॉलिसी, आपका फाइनेंस बिल और जो नई ऑटो पॉलिसी और बजट, तीनों को अगर हम इकट्ठे मिलके पढ़ें तो जो फाइनल रिजल्ट है उसके मुताबिक आपका 0 से लेके 1000 सीसी तक गाड़ी जो है उसके ऊपर एफईडी टोटल अबॉलिश कर दिया है। 2.5% एफईडी था, वो खत्म कर दिया। सेल टैक्स जो है वो 4.5% नीचे आ गया इन दो गाड़ियों पे। और तीसरी चीज जो है 1000 सीसी तक जो एडिशनल कस्टम ड्यूटी होती है जब गाड़ी की किट इंपोर्ट होती है, जिसको सीकेडी किट गाड़ी की बोलते हैं, जो पाकिस्तान में बनी होती गाड़ी, उस पर एडिशनल कस्टम ड्यूटी थी 2%, वो भी जीरो कर दिया है। तो जो 1000 सीसी तक गाड़ी बन रही है उस पे एफईडी भी जीरो है, एसीडी भी जीरो है, और आपका सेल टैक्स 4.5% कम हो गया है, विच मीन्स कि काफी बड़ा ह्यूज बेनिफिट है जो कि ऑटो मैन्युफैक्चरर को दिया जा रहा है। अब वो उसमें से कितना कंज्यूमर को पास करे वो उसके हाथ में है, सिर्फ एसीडी वाला पोर्शन। एफईडी उसने नहीं लेनी, वो कम हो जाएगी। जीएसटी उसने कम लेना है, वो भी कम हो जाएगी। इसमें से ऑटो मैन्युफैक्चरर अपनी जेब से कुछ नहीं दे रहा, सिर्फ गवर्नमेंट अपनी किटी में से दे रही है। बाकी जो एसीडी है, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, वो अब ऑटो मैन्युफैक्चरर के कोड में बॉल उन्होंने फेंक दिया है कि वो अपने कस्टमर को पास करते हैं या नहीं करते। अगर नहीं करेंगे तो कंपटीशन उसको बेस्ट पे ड्राइव करेगा। ये हो गई 1000 सीसी तक। हाँ ठीक है, आप बात कंटिन्यू करें, बताइए। 1000 सीसी से ऊपर जो गाड़ी हैं उसमें ये है कि जो है ना जीएसटी को कुछ नहीं किया, सिर्फ एफईडी को 2.5% कम कर दिया है। उस और जो एडिशनल कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट पे थी वो 7% थी, वो 7 से 2% कर दी। तो उसमें काफी मैसिव रिडक्शन है उनकी कॉस्ट में, जो एडिशनल कस्टम ड्यूटी के फॉर्म में थी। और मेरी इतलात के मुताबिक जो कल से आप देखेंगे मार्केट में टोयोटा होंडा की प्राइसेस आएंगी, उसमें ना सिर्फ आपका एफईडी कम होगा बल्कि जो एसीडी का पोर्शन कम हुआ है वो भी वो कंज्यूमर को पास करेंगे, क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट से भी नई नई मराहत ली है। और अगर वो नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट जो है वो उसको फिर रेक्टिफाई करने के लिए उस पर वॉचडॉग बनेगी। एंड आई थिंक इट इज अ गुड थिंग कि उसके ऊपर प्राइस कम होगी। अब कौन मैन्युफैक्चरर कितना पास करता है वो अगले 1-2 दिन में आपको सारा इबाम क्लियर हो जाएगा। सो अक्रॉस द बोर्ड अगर हम बात करें गाड़ियों की, रिगार्डलेस ऑफ देयर सीसी, सो 1000 सीसी प्लस जो गाड़ी है उन पे 2.5% एफईडी कम हुआ है और तकरीबन 5% आपके एडिशनल कस्टम ड्यूटी कम हो गया। जिसका मतलब ये है कि अगर आप एक आम आदमी के लिए बात करें तो 1000 सीसी तक की जो गाड़ी है वो 1.5 लाख रुपए सस्ती हो जाएगी। और 1000 सीसी प्लस वाली जो गाड़ी है उन पे 2-2.5, कई जगह पे 3 लाख का भी डिफरेंस आ सकता है, जो कि एक अच्छी डिक्रीज इन प्राइस है। अब एक और चीज जो इस पॉलिसी में दी गई, जिस तरह बाहर काफी अरसे से बात हो रही थी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की, इलेक्ट्रिक गाड़ियां करनी है, उसके लिए गवर्नमेंट ने इंसेंटिव जो दिया वो 2 किस्म के हैं। गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो पॉलिसी का नाम दिया उन्होंने, पॉलिसी का नाम भी ये दिया कि ऑटो पॉलिसी, ऑटो एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी। तो ये ना सिर्फ वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो ऑटो इंडस्ट्री है वो पाकिस्तान के लिए गाड़ियां बनाए बल्कि रीजन में एक्सपोर्ट भी करें।
और जब एक्सपोर्ट करना चाहती है तो उनको उसको कंपैटिटिव बनाना पड़ेगा, जिसके लिए उन्होंने किया ये कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर ईवीज बनाएंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो आपके ऊपर कस्टम ड्यूटी सिर्फ 1% है और जीएसटी भी 1% है, जो कि मेरा ख्याल है ना होने के बराबर है। और बहुत बड़ा इंसेंटिव है कंपनियों के लिए कि वो अपने यहाँ पे लोकल प्लांट लगाएं जहाँ पे ईवी गाड़ियां बनाएं, बट उसको बनाने में भी टाइम लगेगा। और एक जिसे कहते हैं ना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहते हैं, लोगों को लेके आना चाहते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे, तो उन्होंने किया ये कि सीबी यूनिट जो है, जो कम्प्लीटली बिल्ड यूनिट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के हैं, उस पर जो कस्टम ड्यूटी थी वो 25% से 10% कर दी है, 15% रिडक्शन, विच इज ह्यूज। बट उसमें मेरा एक थोड़ा सा एतराज है, बट उसका मकसद उनका ये बेसिकली एक नेटवर्क इफेक्ट बन जाए, लोग गाड़ियां खरीदेंगे तो चार्जिंग स्टेशन लगेंगे। अभी तो गाड़ियां बहुत कम है, तो अगर आज आपने चार्जिंग स्टेशन लगाना है तो आपके लिए फिजिबिलिटी नहीं बनती और आप वो स्टेशन नहीं लगाते। तो दे वांट पीपल टू कम इनटू दिस बिजनेस। इसके लिए उन्होंने चिकन एंड एग प्रॉब्लम को हल ये किया कि अभी आप इंपोर्टेड गाड़ी भी अगर मंगा रहे हैं तो वो सस्ती पड़ जाती है। अब मेरा पॉइंट ये कि यहाँ पे आप जब इंपोर्टेड गाड़ी सस्ती कर रहे हैं तो आप उसको क्लासिफाई कर सकते थे कि यार 50 किलोवाट बैटरी तक की गाड़ी जो है उस पर मैं छूट दे रहा हूँ, उससे ऊपर नहीं दूंगा। क्योंकि अगर एक आम आदमी की टर्म्स में बात करें कि आम बंदे ने तो 50 किलोवाट से ऊपर वाली गाड़ी लेनी नहीं है, या कमर्शियल गाड़ियां या 2 व्हीलर 3 व्हीलर। अब इस पॉलिसी का फायदा ये हो रहा है कि मैंने या आपने अगर पोर्श की गाड़ी लेनी थी या ऑडी की ई-ट्रॉन लेनी थी, वो 35-35 लाख रुपए सस्ती हो गई। तो भाई आप इशरफिया को वो फायदा क्यों दे रहे हैं? एक बंदा जो 2 करोड़ रुपए की गाड़ी ले रहा है उसको 1.5 की मिल रही है, वो 2 की भी ले सकता था। वही 50 लाख आप एक गरीब आदमी को, जिसको मुतवस्सित तबके को गाड़ी लेनी है, आप वो बेनिफिट उधर भी दे सकते थे। अगेन मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता पॉलिसी को, लेकिन 1 साल के लिए, ये विंडो भी सिर्फ 1 साल के लिए, तो एक दोनों साल दोनों चीजों में से कुछ भी हो सकता था। अच्छा, ये सुनील ये हाँ, बताइए कि विंडो भी 1 साल की है, तो ये जो राहत दी गई है वो सिर्फ 1 साल के लिए इलेक्ट्रिक में, जो कि अच्छी बात है। अगर आप 1 साल तक लोकलाइज नहीं करेंगे, टू बैड, 1 साल के बाद ये राहत खत्म हो जाएंगी अगर आप इंपोर्ट करें खाली तो। सुनील, रजिस्ट्रेशन के हवाले से और ऑन के ऊपर जो गाड़ी बिकती है उसके हवाले से भी अनाउंसमेंट्स की गई हैं, उसकी जरा कुछ तफसीलात बताइएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए मंसूर उन्होंने ये कहा है कि जो गाड़ी आप बुक कराएंगे जिस नाम पे, उसी पे रजिस्टर होगी। बड़ी अच्छी बात है, ताकि जो लोग ऑन पे लेते थे और गाड़ियां बेच देते थे तो एंड यूजर को गाड़ी नहीं मिलती थी। और एक और चीज उसको कपल साथ ये कर दिया है कि पहले ये था कि जी आप 3 महीने तक अगर गाड़ी ट्रांसफर नहीं करा रहे और 3 महीने बाद कराओगे तो फिर आपको कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। तो लोग करते ये थे कि जी गाड़ी बुक कराई ऑन पे, तो अगले को कहा जी आप 3 महीने बाद रजिस्टर करा लेना, तो फिर कोई टैक्स नहीं पड़ता था। अब रिगार्डलेस ऑफ द टाइम उन्होंने कहा बेशक आप 1 महीने बाद बेचें, बेशक 1 साल बेचें, जो नया कस्टमर है वो नया विदहोल्डिंग टैक्स देगा। मेक सेंस। मंसूर ने आज एक गाड़ी बुक कराई, मंसूर ने गाड़ी 1 साल रखी या 3 साल रखी, जब सुनील ने वो गाड़ी मंसूर से ली तो दोबारा ट्रांसफर में विदहोल्डिंग टैक्स लगेगा, बिकॉज अगर मैं टैक्स पेयर हूं तो मुझे कोई इशू नहीं चाहिए विदहोल्डिंग टैक्स जमा कराने पे। मंसूर ने गाड़ी लेते हुए अपना जमा कराया था, उसने उसकी एडजस्टमेंट ले ली। आज सुनील गाड़ी ले रहा है आपसे तो वो अपना विदहोल्डिंग टैक्स जमा कराए, मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज है। तो उससे भी ऑन कम होगा। एक जो सबसे अच्छी चीज की गई है, जो ऑटो माफियाज बने हुए थे या जो कंपनियां जो लोगों को एक्सप्लॉइट करती थी, तो एक मैंने शायद आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि लॉ है जो एग्जिस्ट करता है बट किसी को पता नहीं था। अगर आप गाड़ी बुक कराते हैं और 60 दिन के अंदर आप पूरी पेमेंट दे चुके हैं, आपको गाड़ी नहीं मिलती, तो कंपनी आपको कायबोर प्लस 3% पे करेगी। अच्छा, जो कि बड़ी अच्छी चीज है। काइबर प्लस 3%, ठीक है। तो वो मतलब अब उन्होंने नहीं, ये जो लोगों को बेसिकली इसकी नॉलेज नहीं थी, अब इन्होंने इसको काइबर प्लस 3% कर दिया ताकि जो ऑटो सेक्टर है, जितनी भी गाड़ियां बनाने वाली कंपनीज हैं, वो अपनी प्रोडक्शन भी तेज करें और जल्द से जल्द जो है उसको पहुंचाने के ऊपर जो है उसको बिल्कुल पहले इंश्योर 2% किया था, जाए। अब 3% कर दिया है। और पहले नॉलेज पब्लिक में नहीं थी, वो पब्लिक नॉलेज कर दिया है, 2 से 3% कर दिया है। सो नाउ पीपल कैन एक्सरसाइज देयर राइट। और कंपनियों के ऊपर ये होगा कि होगी तलवार कि भैया अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएं, वरना लेकिन आप सुनील, वो चीज डालें। यहाँ पे एक मिसाल के तौर पे एक सवाल है। जिस तरह मैं अभी मुझे पता लगा कि ये जो हुंडई की जो टूसॉ है उसकी बुकिंग ही नहीं हो रही है इस वक्त। उसकी जी जी। मेरी इत्तला के मुताबिक उसका बहुत बड़ा बैकलॉग जो है वो पीछे से चल रहा है। तो उसमें जो गाड़ी की बुकिंग की जाती है, अब उसमें क्या कंपनी, आज से ये जो पॉलिसी अनाउंस होगी, अब कंपनी के ऊपर जो है वो क्या बाउंड होगा, कंपनी क्या करेगी उसमें? सर देखें, दो किस्म पैसे की वापस चीजें करे? होती हैं ये। नहीं, जो टूसो वाला केस है ना, वो तो देखिए वन ऑफ एग्जांपल है, बिकॉज वो कोविड की वजह से उनके पार्ट्स का इशू था। इसी एग्जांपल को भी ले लेते हैं, तो इस केस में भी जिस बंदे ने पूरी पेमेंट देके गाड़ी बुक कराई हुई है, वो जितनी लेट हो रही है कंपनी को उसको उतनी उसके पैसों के ऊपर स्काइबोर प्लस 3% पे करना पड़ेगा। तो वही बंदा आम सारे जिसके पैसे अगर वो बैंक में रखता तो उसको शायद 1% बनता, उसको काइबोर प्लस 3% मिल रहा है। तो कंपनी को पेनलाइज किया जा रहा है कि भैया आप गाड़ी की डिलीवरी नहीं दे रहे, आपने पेमेंट ले लिया। अब ऑटो मैन्युफैक्चर करते ही है कि वो स्मार्टली प्ले करते हैं, वो पूरी पेमेंट लेते नहीं है, वो पार्शियल पेमेंट पे गाड़ी बुक कर लेते हैं। हाँ। अगर मुझे पता है ना कि मैंने आपको गाड़ी 8 महीने पे नहीं देनी और मैंने आपको लॉक इन करना है, मैं आपसे कहूंगा मंसूर साहब आप पार्शियल पेमेंट दे दें, पूरी दें ना, मैं अपने आप को सेफ गार्ड के रखता हूँ। तो मेरा ख्याल है उस पर भी कोई लॉ लेके आना चाहिए कि पार्शियल पेमेंट जो है वो भी कितने अरसे तक के लिए आप रख सकते हैं। लेकिन बैंक तो 100% पेमेंट करता है।
बैंक, अगर बैंक की आपने गाड़ी लीज कराई और 100% पेमेंट पे है तो वो कैब और +3 बैंक लेके जाएगा, कस्टमर को नहीं मिलेगा। हाँ, ये मतलब इंटरेस्टिंग बात होगी ना कि उसको उसको कोई फायदा नहीं हो, उसका बेचारे का बेशक 20 लाख वो 20% या 25% उसका जो है वो लॉक बेशक हुआ है, लेकिन उसको एडवांटेज जो है बैंक कोई नहीं देगा, बैंक अपने पास रख लेगा सारा उसका एडवांटेज। बट लेकिन फिर भी उसके लिए देखें, बैंक के लिए भी लाइफ आसान हो जाएगी ना। अभी तो बैंक के लिए सबसे बड़ा जो है डिलेमा ये होता था कि वो गाड़ी ऑन पे इसलिए लेने को आपको प्रेफर करते थे कि अगर वो आपको इन्वेस्टमेंट ब्लॉक कर दें, पूरी पेमेंट कर दें, 8 महीने गाड़ी ना आए, तो वो तब तक आपसे पैसे नहीं चार्ज कर सकते जब तक वो आपको गाड़ी देना दें, खासतौर पर इस्लामिक बैंकिंग में। लेकिन सुनील, इसमें एक और जो पॉइंट है कि मिसाल के तौर पे हम दोनों हैं, मैंने 100% पेमेंट की हुई है, आपने लेट्स से 50% के ऊपर या जितने भी पैसे उसमें 10 लाख 15 लाख जो भी कंपनी कह रही है आपने उसके ऊपर बुकिंग की हुई है। मैंने जब गाड़ी ली, मैंने 100% पेमेंट दी, मुझे उन्होंने कहा कि जी आपको जो है वो लेट्स से 5 महीने लगेंगे गाड़ी आने में या 3 महीने लगेंगे, चलें इस तरह कर लेते हैं। आपने 50% पेमेंट की हुई है, आपको वो कहते हैं कि जी आपको अभी टाइम लगेगा, मिसाल के तौर पे आपकी जो बुकिंग है उसके मुताबिक आपको 2 महीने लगेंगे। मेरा ज्यादा है, मैंने 100% दी हुई, लेकिन आपका कम था। अब चूंकि ये काइबर वाली तलवार लटक रही है, तो कंपनीज कहीं इस तरह तो नहीं करेंगे कि मेरा नंबर ऊपर ले जाएंगे और आपका नंबर नीचे ले जाएंगे कि यार एनु तो पहले गड्डी दो ना, इसकी 100% पेमेंट आई हुई है, ये तो जाए हमारे यहाँ से, ताकि हमें इंटरेस्ट ना देना पड़े। नहीं, पहले भी मंसूर उल्टा ही होता था, जिसने पेमेंट ज्यादा दी होती है उसको प्रेफरेंस देते हैं, बिकॉज कंपनियों के ऊपर तलवार हमेशा उसकी ज्यादा है जिसने पूरी पेमेंट दी है। जिसकी पार्शियल पेमेंट देखें वो तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एक आपने, डेट्स। हाँ, इरिस्पेक्टिव ऑफ डेट। देखिए, जिसको अच्छा, हमेशा प्रेफर्ड डिलीवरी मिलती है फुल पेमेंट वाले को, पार्शियल वाले को लटकाया जाता है 2 वजहों की वजह से कि देखें जो आपने फुल पेमेंट ली है वो पेमेंट लॉक हो गई। अगर प्राइस, क्योंकि पाकिस्तान में ज्यादातर तो बढ़ती नहीं है, पहला इंस्टेंस है कि नीचे आया है, तो जिस दिन ठीक है। गाड़ी डिलीवर होती है उस दिन की प्राइस लगती है। अगर मैं फुल पेमेंट दे के आ गया हूँ, आपने मुझे उसी पैसों में गाड़ी देनी, बिकॉज मैं फुल पेमेंट दिया था। पार्शियल वाला तो बेचारा लटका हुआ है, आपके ऊपर है। अब जिसने भी 200 बुक कराई है और 8 महीने पहले कराई है, वो जितनी मर्जी बढ़ जाए, उस दिन डिलीवरी मिलेगी, बेशक 70 लाख की हो जाए, उसने 70 लाख दे के लेके जाना है। तो कंपनी तो प्रेफर करती है पार्शियल पेमेंट वाला बंदा। अच्छा, अब सिर्फ एक रफली अगर आप एक एस्टिमेट दे सकें ताकि लोगों की जरा आसानी हो जाए समझने के अंदर, अगर हम पहले सिर्फ करोला और इस वक्त जो सिविक है, अगर सिर्फ हम उसकी बात करें, व्हाट डू हाउ मच डू यू थिंक, ऑब्वियसली इट्स नॉट अ फाइनल प्राइस, लेकिन हाउ मच डू यू थिंक इनकी प्राइसेस कम होने वाली है? करोला और सिविक की प्राइस 2-2 ढाई लाख रुपए नीचे आ जाएगी। और अगर आगे हम टॉप वेरिएंट, स्पोर्टेज और उस सेगमेंट में जाएं? करोला सिविक के टॉप वेरिएंट्स आप लगा लें 1.5 से 2 लाख रुपए है। स्पोर्टेज 200 ये जो है, इनके अंदर जो है वो तकरीबन आप समझ लें 2.5 के करीब। एमजी? बल्कि इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये दोनों लोकल बन रही हैं, इनकी 2.5 के नीचे जाएगी। एमजी लोकल नहीं बन रही, उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। वो अगर आप कंपैरेटिवली देखें महंगी हो जाएगी। वो 57-85 पे खड़ी है, ये 53 से 51 पे चली जाएगी। जो 56 की वो 54 पे हो जाएगी। सो लोकली अगेन लोकल इंडस्ट्री को फायदा दिया है, एंड दैट्स हाउ इट शुड बी। और मेरे ख्याल में ये काबिल तारीफ चीज है, अगर एक अच्छी डेवलपमेंट हुई है तो आपको इसकी तारीफ हाँ, करनी नहीं नहीं, मैं चाहिए, तो हमेशा मतलब। कहता हूँ जहाँ पे हाँ। कोई गवर्नमेंट पॉजिटिव बात करेगी वहां पे हम उनके बिल्कुल साथ खड़े हैं। और मेरे ख्याल से मैं इस पे ये गवर्नमेंट को मुबारकबाद दूंगा कि जो पॉलिसी आई है, बेशक लेट आई है, 3-4 हफ्ते से एक जो है ना डिल्यूजन चल रहा था कि ये हो रहा है या वो हो रहा है, लेकिन फाइनली जो चीज आ रही है और शेप अप हो रही है, जैसे कि खुसरो बख्तियार साहब ने भी कहा कि अभी भी उसमें थोड़ी बहुत कंफ्यूजन थी, 1-2 दिन लगेंगे होने में। सो वो मुझे नहीं पता कि कंफ्यूजन शायद इनहेरिटेंस में है गवर्नमेंट के साथ, लेकिन ऑल इन यार ऑल इन्ना मेरे ते ख्याल से, मार्जिन दे दो ना, बस करो। सुन भाई, हर नहीं नहीं, वक्त मैं तुसी कह ते रहा हूँ कि क्रिटिसाइज ही कर नहीं दे। नहीं, आई एम ऑल इन फॉर दिस पॉलिसी। और मैं कह रहा हूँ कि दे एक्चुअली, मैं तो उनको मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ कि बहुत अच्छी पॉलिसी है। वैसे ही जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर फवाद चौधरी साहब साथ बैठे थे, उनको देख के वैसे दिल खुश हो जाता यार वो खुसरो भी साढ़ा सोनियन भरा है, ना करे करो इस है। तरह। सर 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 सर, चल, थैंक यू सुनील, ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव थैंक यू। यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनील। नाज़रीन, सुनील से आपने सारी ये गुफ्तगू सुनी होंडा, करोला और स्पोर्टेज, और इसके साथ साथ 1000 सीसी से जो नीचे की गाड़ियां और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स किनके ऊपर प्राइसेस का कितना फर्क आ रहा है, वो तफसीलात सुनील हमें बता रहे थे। अच्छी बात है, लोगों के लिए अगर गाड़ी खरीदना आसान हो जाए, पहले से बेहतर हो जाए, तो क्यों ना हो, ऐसा ही होना चाहिए। और हुकूमत को इसका फिर पूरा क्रेडिट जाता है कि अगर उन्होंने एक आम कंज्यूमर के लिए जो है ये ग्राउंड क्रिएट किया है। अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।